Jai Gurudev student, class 8th. Today's our topic is lesson second geography soil. So soil is the thin loose covering on the surface of the earth that uh, provides anchorage and nutrients to plants. सॉइल जो है लूज कवरिंग सरफेस एरिया होता है अर्थ का, और जो कि पौधों को, पेड़ों को न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व चीज़ें प्रोवाइड कराता है। विदाउट सॉइल नो एग्रीकल्चर इज़ पॉसिबल। बिना सॉइल के एग्रीकल्चर यानी कृषि, बिना मिट्टी के कोई भी कृषि कार्य संभव नहीं है। सो इट इज़ ऑल्सो होम फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन इनसाइड द सॉइल। और ये बहुत सारे जीव जंतुओं, छोटे जो होते हैं, उनका एक घर होता है सूक्ष्म जीवों का, जो कि इसके अंदर रहते हैं। सो आल्सो सॉइल प्रोवाइड सपोर्ट टू द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग एज सो ऑन। और ये बिल्डिंग बनाने में भी काम में आती है। तो इस तरह करके देखा जाए तो बहुत सारे काम में सॉइल का यूज़ होता है। तो सॉइल कॉन्स्टिट्यूट्स इनऑर्गेनिक मैटर सच एज मिनरल, ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट रिमेन्स, वाटर एंड एयर। और जो सॉइल बनती है उसमें हमारे मिनरल्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो किस रूप में, डिकेइंग एनिमल, कुछ जानवर मर जाते हैं, प्लांट्स के अवशेष, पेड़ पौधों के अवशेष, जानवरों के अवशेष, पानी, हवा, ये सब मिट्टी में मिला हुआ होता है। अब सॉइल कैसे बनती है? तो सॉइल इज़ फाउंड फ्रॉम द लूज फाइन पार्टिकल्स ऑफ द वेदर रॉक। चट्टानों के टूटने फूटने से ये हमारी सॉइल का निर्माण होता है। वाटर, विंड एंड ग्लेशियर आर द एजेंट्स ऑफ इरोजन दैट ब्रिंग आउट वेदरिंग इन द रॉक्स विच डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। हवा, पानी, ग्लेशियर्स यानी जो बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, ये एजेंट होते हैं इरोज़न के। इरोज़न का मतलब घिसना या टूट, तो किसी चीज़ को घिस के तोड़ देना। तो चट्टानों को ये क्या करते हैं, वेदर्ड घिसते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं चट्टानों में, विच डिसइंटीग्रेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जिससे कि ये छोटे छोटे पार्टिकल में जो चट्टानें हैं टूट जाती हैं। क्लाइमेटिक चेंज, और कुछ क्लाइमेटिक चेंज भी होता है। एंड फ्लक्चुएशन और इन टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना, इससे भी हमारे चट्टानें जो हैं, जो वेदरिंग का रेट है, वेदरिंग यानी टूट फूट होना चट्टानों में, ये होता है। सो द बेसिक क्वालिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड्स ऑन द पेरेंट रॉक। और सॉइल की जो क्वालिटी है वो डिपेंड होती है पेरेंट रॉक से, जिससे कि वो बनी होती है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है, सॉइल में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते जाते हैं, और इस तरह हमारे डेड रिमेन्स, प्लांट्स, ये सब हमारे मिलते हुए ये करके, और कुछ ह्यूमन एड्स, मनुष्य भी कुछ इस तरह की चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स मिला देता है। तो इस तरह करके हमारे सॉइल का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं सॉइल प्रोफाइल की। तो यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल की बात करेंगे। तो सॉइल प्रोफाइल क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सॉइल प्रोफाइल हम देखेंगे, सॉइल की जो है अलग अलग लेयर होती हैं, ठीक है। तो द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल प्रोफाइल, दीज लेयर्स आर नोन एज हॉरिजॉन्स। इन्हें हॉरिजॉन्स में बांटा गया है, A, B, C। सो द लेयर विच इज़ द हॉरिजॉन्स और अरेंज टू नोन एज सॉइल प्रोफाइल। और इन्हीं को जब अरेंज किया गया तो उसे नाम दिया गया सॉइल प्रोफाइल। द सॉइल प्रोफाइल डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। और सॉइल प्रोफाइल हर जगह की अलग अलग होती है। तो यहाँ पे हम इंडिया की बात करेंगे। सो दिस इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सॉइल। ये सबसे ऊपर की लेयर होती है अर्थ की। इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस एंड सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। ये ह्यूमस जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको सपोर्ट करती है। ह्यूमस हमारे प्लांट और एनिमल के जो डिकेज हो जाते हैं, जो ख़राब कई सौ वर्षों से पड़े होते हैं, उन्हीं से मिलकर हमारे ह्यूमस ये सब बनता है। ये प्लांट को सपोर्ट करते हैं, उनके बढ़ने में सहायक होते हैं। सो इट होल्ड्स मॉइस्चर्स एंड इन डार्क इन कलर। और इसमें मॉइस्चर होता है और ये कलर में थोड़ा डार्क होती हैं। हॉरिजन बी की बात करें तो हॉरिजन बी, this is the area below the horizon A and is known as the subsoil. It has very less amount of organic matter and mainly consists of clay, silt and sand. इनमें clay, silt और sand होता है, और ये ऑर्गेनिक मैटर ये होते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे
अब हम नेक्स्ट पेज उस पे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखो ये सॉइल प्रोफाइल पे यहाँ दिया गया है, तो इस तरह ये हमारी सॉइल प्रोफाइल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हॉरिजॉन सी का, तो दिस इज द बिलो ऑफ हॉरिजॉन बी, ये बी के नीचे होती हैं और कंसिस्ट ऑफ पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल होता है, पेरेंट मटेरियल क्या होता है, जो जिससे हमारी मिलकर रॉक बनती हैं, हाँ ए ओ बी जिससे मिलकर बनी है। एक होता है सबसे लास्ट बेड रॉक, सो दिस इज़ मेड ऑफ सॉइल रॉक, ये सॉइल रॉक से बनते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, हम भारत में बात करेंगे कौन कौन सी सॉइल पाई जाती हैं। तो सबसे पहले एलुवियल सॉइल, सो दिस इज़ द ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, द लूज एंड वेदर्ड मटेरियल इज़ कैरीड बाय द रिवर and deposit along in the banks. This kind of soil is very fertile. The best example of is the Indo-Gangetic plains and the deltaic region. तो अगर सॉइल देखा जाए तो ये नदियों द्वारा बहा के लाई जाती हैं, कुछ वेदर मटेरियल होते हैं रॉक्स के, और ये डिपॉजिट कर दी जाती हैं नदियों के किनारे, और ये बहुत ही फर्टाइल होती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंडो गंगेटिक प्लेन्स, जो इंडस और गंगा का प्लेन जो मैदानी भाग है, डेल्टाइक रीजन, ये सब हमारे बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र हैं। सो इट इज़ फॉर्म अ ह्यूज पोर्शन ऑफ लैंड एरिया इज़ इंडिया, और ये सबसे ज़्यादा भारत में सबसे बड़े एरिया पे कवर करती है। अगर तुम लोग मैप देखो यहाँ पे, तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे देखो, ये अगर मैप पे स्टडी करो तो ये देखो ये कलर, ये हमारा एलुवियल साइल है, इसका कलर अगर देखो तुम, तो ये पूरा हमारा एरिया, ये हाँ ये, और इस तरह करके कुछ एरिया ये, हाँ ये सब हमारा पूरा एलुवियल सॉइल ये कहलाता है। देखो ये कलर जो है हल्का ऑरेंज कलर है इसमें, अगर देखो ध्यान दो तो ये तुम्हारा एलुवियल सॉइल ये कहलाएगा, ठीक है, इस तरह करके। तो इस तरह ये एलुवियल सॉइल ये कहलाती है, ठीक है। अब इस तरह हम बात करते हैं रेड सॉइल की। तो एज़ द नेम जैसे सजेस्ट, जैसे कि नाम है रेड सॉइल, तो ये रेडिश होती है कलर में, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस कलर का कलर लाल होता है। ये कॉटन, वीट, मिलेट्स इसके लिए अच्छी मानी जाती हैं। और जो हमारा एलुवियल सॉइल है अभी जिसकी बात कर रहे थे, वो हमारी हर क्रॉप के लिए लगभग सबके लिए अच्छी मानी जाती है। और रेड सॉइल स्पेशली कॉटन, वीट, मिलेट्स इसके लिए अच्छी मानी जाती है। दिस काइंड ऑफ सॉइल इज़ फाउंड इन मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इन सब में पाई जाती हैं। ब्लैक सॉइल की बात करें तो ब्लैक सॉइल भी हमारा कॉटन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसे कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। क्ले लाइक नेचर क्ले लाइक गीली मिट्टी जैसी होती है, चिपचिपी होती है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात इन सब में ये पाई जाती है। तो यहाँ पे तुम लोग ये ब्लैक सॉइल देख सकते हो, इसमें ये देखो यहाँ पे ये ब्लैक सॉइल, इसका कलर ब्लैक, तो ये हमारा ब्लैक सॉइल है, ठीक है। इस तरह करके हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये जितनी पिंक दिख रही है ये हमारी ये रेड सॉइल लगभग ये है, ठीक है, ये, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम अगले सॉइल पे, हाँ लेटराइट सॉइल। और लेटराइट सॉइल की बात करें तो दिस काइंड ऑफ सॉइल फाउंड इन द एरियाज़ विथ हैवी रेनफॉल, ये उस एरिया में पाई जाती है जहाँ पे हैवी रेनफॉल, ज़्यादा पानी बरसता है। द हैवी रेन्स वॉश्ड अवे द न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू लीचिंग मतलब होता है कि जो हमारे नेचुरल जो मटेरियल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के, अगर वो बह जाएं पानी से तो उसे हम बोलते हैं लीचिंग। सो ड्यू टू दिस टॉप सॉइल लॉसेस न्यूट्रिएंट्स, और इससे जो लेटराइट सॉइल होती हैं इनके न्यूट्रिएंट्स बह जाते हैं पानी में, इसलिए इनमें मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर मिलाया जाता है, एडेड टू बी सॉइल टू मेक इट फर्टाइल, जिसे इसे फर्टाइल बनाया जा सके। सो दिस सॉइल फाउंड इन वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, ये सॉइल वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में पाई जाती है। इज सूटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ जूट मिलेट, ये जूट और मिलेट के लिए अच्छी मानी जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है हमारी सैंडी और एराइड सॉइल। तो इसमें बात करें तो सैंडी और एराइड सॉइल इज़ फाउंड इन द ड्राई रीजन ऑफ राजस्थान विच इज़ सैंडी, इट इज़ ड्राई एज अ मॉइस्चर कंटेंट इज़ वेरी लो, चूँकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है। ये सूखी मिट्टी एक तरह से कहलाती है, और इट इज़ नॉट वेरी फर्टाइल नहीं होती है, और इसमें ह्यूमस भी नहीं होता है, ठीक है। इस तरह करके ये हमारी फर्टाइल नहीं मानी जाती, ठीक है, इसमें ह्यूमस नहीं होता। फिर बात हैं पीटी सॉइल, ये क्या होता है, दिस सॉइल इज़ नोन एज द फॉरेस्ट सॉइल, इसे फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं, जो माउंटेन सॉइल, ये पहाड़ों पर्वतों पर पाई जाती हैं।
तो इसमें भी ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिमेन द सॉइल इज रिच इन ह्यूमस। इसमें ह्यूमस ज़्यादा होता है, क्योंकि प्लांट और एनिमल के जो प्लांट और एनिमल ख़त्म हो जाते हैं उनके अवशेष इसमें मिले होते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा डार्क कलर में होती हैं और काफ़ी फर्टाइल होती हैं। इट इज़ फाउंड इन उत्तराखंड, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। वेस्टर्न घाट आर द कवर्ड विथ एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसी कारण यहाँ पे ये एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को बचाना, क्योंकि सॉइल की कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सॉइल नहीं रहेगी तो हमारे पास एग्रीकल्चर नहीं होगा और इससे हमें खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे सॉइल इरोजन की बात करें तो सॉइल इरोजन इज़ अ प्रोसेस इन विच द टॉप सॉइल गेट रिमूव्ड। तो सॉइल इरोजन क्या है? जब हमें टॉप सॉइल जो है वास्ट अवे रिमूव हो जाती हैं तो इसे कहते हैं सॉइल इरोजन। और टॉप सॉइल जो होती है फर्टाइल पार्ट होता है किसी भी सॉइल का। तो यहाँ पे कई मेथड हैं, जैसे कंटूर बैरियर। इसमें क्या होता है? मेड इन द हिली रीजन। ये हिली रीजन में किए जाते हैं। इसमें कि कंटूर का मतलब होता है समान ऊंचाई पर कंटूर। तो समान ऊंचाई पर जो स्थान होते हैं उनको मिला के एक ऐसा बैरियर बनाया जाता है जिससे कि हैवी स्टोन्स, पत्थरों को रोक करके पहाड़ों पर से मिट्टी की जो है बहने न पाए। देयर आर ट्रेंचेस इन फ्रंट ऑफ बैरियर। ट्रेंच बनाए जाते हैं जिससे कि कुछ रोकने की जो जैसी स्थिति हो, एक तरीका होता है, उसको बना के क्या करते हैं, वाटर बैरियर लगा दिए जाते हैं, जैसे पानी कलेक्ट हो जाता है। उसमें पानी कलेक्ट होगा तो उसमें जो मिट्टी रहेंगी, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी कलेक्ट हो जाएंगे। पानी बह जाता है, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, बच जाते हैं, उसको फिर से मिला लिया जाता है। सो प्लगिंग की बात करें, प्लगिंग भी तरीका ऐसा होता है कि जिससे कि सॉइल इरोजन को बचाया जा सके। स्टेक्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। स्टेक्स बनाए जाते हैं कुछ रोकने के लिए, इस तरह करके, जिससे कि खेती जो की जाए, प्लगिंग की जाए, उससे भी हमारा सॉइल इरोजन ना हो। टेरेस फार्मिंग किया जाता है, सीढ़ी नुमा खेती, ज़्यादातर पहाड़ी पर्वतों एरिया में, जिससे कि टेरेस फार्मिंग, फ्लैट ये बोर्ड स्टेप बनाए जाते हैं, ठीक है, सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, जिससे कि पानी जो है वास नीचे नीचे इस तरह करके सिंचाई भी आसानी हो जाती है, क्योंकि ऊपर पानी केवल डालते हैं, बाकी सीढ़ी से पानी उतरता हुआ नीचे तक पहुँचता है, खेतों तक। और इसमें क्या होता है, राइस ये सब ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, हवाएं जो बहुत तेज़ी से चलती हैं जिससे कि मिट्टी उड़ जाती है, तो एक बड़े बड़े टीन के शेल्टर बेल्ट लगा दिए, जैसे हवा उस तरफ न जा पाए। इनकॉर्पोरेटिंग इन इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। इंटरक्रॉपिंग क्रॉप रोटेशन किया जाता है। जैसे क्या होता है, खेत को खाली नहीं छोड़ा जाता, उसमें कुछ ना कुछ क्रॉप ज़रूर है, अल्टरनेट उसको ग्रो किया जाता है, और तो और फसल को बदल बदल के ग्रो किया जाए, बदल बदल के खेतों में उगाया जाए। जिससे क्या होता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बदलते नहीं, मतलब कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ख़राब नहीं होते और इससे न्यूट्रिएंट्स बने होते हैं, और इस प्रकार फसल अच्छी होती है हर बार। कीपिंग इन द फील्ड फैलो। कभी कभी क्या होता है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स जो हैं फिर से वापस आ जाए नेचुरल तरीके से, इसलिए 1-2 साल कभी कभी खेतों को खाली छोड़ दी भी जाता है, जिससे न्यूट्रिएंट्स वापस आएँ। तो उस तरह करके उसमें भी कुछ ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं जो कि सॉइल जो लेयर होती है वो ख़राब ना हो, पानी के द्वारा भी और हवा से भी। तो मल्चिंग एक और तरीका है। इन द मेथड टू कवरिंग द ओपन फील्ड बिटवीन द प्लांट्स विथ लेयर प्लांट्स रिमेन्स लाइक स्ट्रॉ टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सॉइल। इसमें क्या होते हैं कि कुछ ऐसे मेथड अपनाए जाते हैं जिससे सॉइल का मॉइस्चर ख़त्म ना हो। कुछ स्ट्रॉ जैसे रिमेन्स उसमें लगा दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं मल्चिंग में, यानी कि जब कटाई होती है फसल की तो कुछ चीज़ें जो बची हो जाती हैं उनके वो छोड़ दिया जाता है, जिससे मॉइस्चर बना रहे उनका। वाटर की बात करें तो वाटर भी हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि बिना इसके लाइफ अर्थ पे संभव नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो वाटर का अगर पार्ट देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, तो टोटल हमारा जो फ्रेश वाटर है वो यहाँ पे दिया गया है कितना, 0.25 इतना %। ये हमारा वाटर, ये है केवल फ्रेश वाटर। बाकी सब वाटर देखो ग्लेशियर, कुछ बर्फ़ जमा हुआ है, और इस पे फिर हमारा ये वाटर आता है फ्रेश वाटर, बाकी सब नदियों में है। तो इस तरह करके ये वाटर है। तो टोटल 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। 70% अर्थ जो है वाटर से कवर है, लेकिन जो हमारा वाटर पीने योग्य है वो केवल 2.5% ये हमारा वाटर केवल पीने योग्य है, पानी पीने योग्य। बाकी वाटर साइकिल की बात करें यहाँ पे, तो वाटर्स ऑन द अर्थ कॉन्टीन्यूसली मूव्स बिटवीन द एटमॉस्फेयर। वाटर साइकिल इससे पहले तुम लोग
पिछले क्लास में पढ़ चुके हो। तो ये वाटर साइकिल इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, इनके माध्यम से पानी इवेपोरेशन के माध्यम से ऊपर जाता है और फिर वही बरसात के मौसम में पानी पूरा बरसता है तो पानी नीचे आ जाता है। इस तरह करके ये वाटर साइकिल चलती रहती है। और लिक्विड से गैस से फिर लिक्विड, इस तरह करके वाटर साइकिल चलती रहती है। तो अब आगे हम यहाँ पे देखते हैं एंड देन द अगेन टू लिक्विड, फिर वाटर लिक्विड सॉलिड से फिर गैस से लिक्विड बनता है। तो इस तरह करके ये वाटर रेन की बारिश के माध्यम से हमारे पास आता रहता है। तो इस तरह टोटल वॉल्यूम हमारा वही बना रहता है, लेकिन हम जब इसे प्रयोग करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ कंटेमिनेटेड करते हैं, गंदा कर देते हैं, तो ये हमारा पीने योग्य नहीं रह जाता। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं। वाटर शॉर्टेज की बात करें तो वाटर इज़ नॉट ओनली रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग बट इन नंबर ऑफ न्यूमरस अदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। पानी केवल पीने ही के काम और खाने बनाने के काम ही नहीं था, बल्कि बहुत से काम होते हैं इसके, एग्रीकल्चर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में, फैक्ट्रियों में, इस तरह करके। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और वाटर का कंजम्पशन भी बढ़ता चला जा रहा है, तो ये एक समस्या लोगों के सामने खड़ी हो गई है कि फ्रेश वाटर अब कैसे मिले। सो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड द वर्ल्ड। अब पानी की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है। मैनी पार्ट्स, बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि वेस्ट एंड साउथ एशिया और अफ्रीका, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया में ये वाटर क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर की बात करें, पानी को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे मेथड हैं, हम कई मेथड अपना सकते हैं वाटर को ख़राब होने से बचाने के लिए। इससे क्या होता है कि वाटर की क्वालिटी बनी रहे और जो है इस तरह करके हमारे पास बहुत से तरीके हैं अपने नदियों को बचाना है उससे पॉल्यूट होने से। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, जो हम फॉरेस्ट जंगलों को काट दे रहे हैं, जंगलों को काटने से भी हमारा वाटर साइकिल जो है, यानी पानी का बरसना और मानसून का आना, ये सब भी बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो इस तरह करके अनट्रीटेड एलिमेंट्स कंटेनिंग केमिकल्स, जो अनट्रीटेड वाटर होता है, ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड सब यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, ये भी वाटर को पॉल्यूट करते हैं। तो हम लोगों को सेव वाटर, इस तरह करके लोगों को एजुकेट करें। और मीडिया भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है वाटर को कंटेमिनेटेड, दूषित होने से बचाने में। रेन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। रेन यानी बारिश का पानी सबसे प्राइमरी सोर्स होता है वाटर का। इस तरह करके देखा जाए यहाँ पे ये अप्रॉक्सीमेटली यूज़ है वाटर का कि कैसे हम यूज़ करते हैं। तो टोटल एक व्यक्ति को 150 लीटर पर डे इनको चाहिए। सो इस तरह हम ये कह सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अब हम अपने ज़रूरतों को थोड़ा कम करते हुए, बहुत ज़रूरी हो तभी हम वाटर का प्रयोग ऐसा करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचे। और इस तरह करके रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरीका है कि छत पे बनाते हैं। देखो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेथड दिया गया है तुम लोग के बुक में, ये अगर देखो ठीक, तो इस तरह करके ये मेथड दिया गया है कि हम टैंक में पानी इकट्ठा कर सकते हैं। छत का पानी टैंक में आएगा, टैंक में प्यूरीफाई होके, और उसके बाद फिर वही पानी हम अपने और भी कामों के लिए, पीने के लिए तो नहीं लेकिन अदर कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कहलाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इस तरह हम कह सकते हैं। हम आगे देखते हैं। तो इस प्रकार वाटर हार्वेस्टर्स कैन हेल्प सॉल्व द प्रॉब्लम। और वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो हमारी समस्याओं को पूरी तरह से हल किया जा सकता है पानी से संबंधित। तो इससे बच्चों ये चैप्टर हमारा जो है ये ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब तुम लोग कर लेना और जो भी प्रॉब्लम हो उसको पूछना। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। जय गुरुदेव।